सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। भाई आज क्या, हम तो सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज, यानी सोमवार से शुक्रवार तक 3 बजता है और हम हाजिर हो जाते हैं। कुछ ना कुछ खास होता है, नमस्कार के साथ होते हैं और कुछ ना कुछ खास होता है क्योंकि सखियां आती हैं, हम सभी मिलके बतियाते हैं और क्या क्या बतियाते हैं ये तो पहले बता दो। आज हम बतियाएंगे कुछ अच्छी चीजें, जैसे कि हम हमेशा ये तो बाद में पता चलेगा। सबसे पहले तो बता दें कि हम जो श्रृंखला सुन रहे हैं, यानी कि न्यायाधीश यतिन गमे से बातचीत, थोड़ा सी विधिक जानकारी मिलेगी, है ना, विधि सेवा प्राधिकरण के हैं। बिल्कुल, और आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है तो उससे संबंधित जानकारी भी इस इंटरव्यू में मिल सकती है, बातचीत कर लेंगे ना जी। और उसके साथ साथ उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का भी जन्मदिन है और वहीं आज इंजीनियर्स दिवस भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन साथ ही साथ करियर भी तो बनाना है, करियर बनाना है तो करियर का मार्गदर्शन भी है। हाँ, तो उसमें भी हम बात करेंगे कि सलाहकार कैसे बने और इन विविध विषयों के साथ हम हाजिर हैं लेकर। तो सबसे पहले तो हमारी सखियां बताएं कि कैसी हैं, क्या हालचाल है, इस समय क्या कर रही हैं। कुछ तो सोकर उठी होंगी, नींदी सी होंगी या चाय पी रही होंगी। मैं बताऊं हाँ, हमारी कुछ सखियां होंगी, जी, हमारी कुछ सखियां होंगी, वो अभी बैठी होंगी, सीढ़ियों पर बैठी होंगी, उनके घर के आंगन में सीढ़ियां होंगी। अच्छा। ऐसी मैं कल्पना कर रही हूँ कि उनके आंगन में सीढ़ियां होंगी, उसमें वो बैठी होंगी और एक एक सीढ़ी में बैठकर आराम से वो बातें सुन रही होंगी और हमारी बातें जब खत्म होगी, जब गीत चलेगा ना, तो गीत के साथ ही वो इस बातों पर चर्चा करती होंगी। ऐसा गीत नहीं सुनेंगी क्या? नहीं, आज हम इतना अच्छा गीत बजाएंगे, इतना अच्छा गीत हम सुनवाएंगे कि वो एकदम मंत्रमुग्ध होकर सुन सकेंगी। और वैसे हमारी सखियां बहुत प्यार करती हैं हम सबको और बड़े प्यार से अपनी मोहब्बत के साथ कार्यक्रम को सुनती हैं और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि हम इस तरह से इस वक्त सखियों से मिलते हैं। खाना वाना हो चुका होता है और बहुत सारी जगह अभी कहीं कहीं समेट भी रही होंगी रसोई घर ना। हाँ, फिर भी फुर्सत के पल कईयों के पास पहुंच चुके होंगे, कईयों के पास पहुंचने वाले होंगे। तो एक गीत पहले सुनवा देते हैं और फिर हम ढेर सारी सीढ़ियों पर बैठकर चर्चा कर लेंगे। ठीक है। जब चली ठंडी हवा, जब उठी
और आज याद करने का दिन है। याद करने का दिन तो है। वैसे तो शरद चंद्र की अगर हम बात करें तो फिल्मों के गाने हम बजाते रहते हैं, और बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म आपने मतलब जिनकी कहानी पर, लिखी हुई कहानियों पर फिल्में बनी जी, जैसे कि परिणीता, देवदास, और देवदास तो न जाने कितनी बार बनी और हर बार हिट हो गई, ऐसा कहते हैं, क्योंकि कहानी इतनी अच्छी लगती है, सशक्त इतनी कहानी है। वहीं बड़ी बहू, बड़ी बहू भी उन्होंने की है, और इस तरह के कई फिल्मों की कहानियां उनकी कहानियों पर आधारित भी रही हैं, तो उनसे कह सकते हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर कहानी लिख ली गई है, तो ऐसी भी कई हैं। बिल्कुल, फिल्में जो बनी वो वाकई बहुत सशक्त कहानियां लिखी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, और एक जाने माने लेखक तो हैं ही, और बहुत सारे उपन्यास भी आपने लिखे हैं। बिल्कुल, और उन्होंने जब वो 10वीं जब उन्होंने पास की थी, उसके आसपास ही उन्होंने एक उपन्यास लिख लिया था, अपना पहला उपन्यास। हाँ, तो ये बात तो है कि बहुत कम उम्र से ही उन्हें लेखन का शौक था, और एक शौक होता है लेकिन उसको कार्य रूप में परिणित करना और एक रचना दे देना साहित्य को, ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, और शरद चंद्र जी की सबसे अगर खूबी कुछ कहें तो वो ये है कि वो अपने आसपास जो चीजें देखते थे, उनको बिल्कुल पूरी तरह से कहानियों में वो ढाल देते थे, और ऐसे करते थे जैसे कि लगता था कि हम उसी काल में जी रहे हैं, और वो हमारे सामने इस समय वो वाकया चल रहा है। तो इस तरीके का जब चित्रण होता है तो वाकई आदमी अपने आप को उससे जोड़ लेता है, और साहित्य तो वैसे भी कहते हैं कि समाज का दर्पण होता है, और जब इस तरीके की कहानियां आती हैं तो वाकई हमें उस काल और उस समय हो रही घटनाओं का, उस समय हो रहे बहुत सारे रीति रिवाज और इन सारी चीजों का पता चल जाता है। बिल्कुल, और शरद चंद्र जी क्योंकि आसपास की चीजें जोड़ते थे, और भावनात्मक रूप से क्या बदलाव आते हैं, रिश्तों में क्या बदलाव है, ये सारी खूबियां उनके लेखन में मिलती थी। तो इसलिए जब हम अभी भी पढ़ते हैं उनका साहित्य, या अभी भी कोई फिल्म में उनकी स्टोरी ली जाती, कहानी ली जाती है, तो वो हमें जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि भावनाएं तो एक तरह समान होती हैं। वही होता है ना, जब पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कोई भी रचना होती है खास तौर से, तो वो कालजयी इसीलिए होती है कि जिस भी काल में हम उसे पढ़ें वो लगता है कि आज की ही ये घटना है। क्योंकि समाज या परिवार की अगर हम बात करें, खास तौर से अगर परिणीता या देवदास इस तरीके की अगर हम संबंधों की बात करें, प्रेम प्रसंग की बात करें, तो उसकी परिभाषा बदलती नहीं है शायद। बिल्कुल, और शायद भावनाएं भी एक ही तरह की होती हैं, और उस वक्त सबको वो अपने आप जोड़ लेती है अपने आप साथ में। भाई जैसे कहते हैं ना, हंसना रोना, ये सारी चीजें, ये भावनाएं ही हैं, हमारी संवेदनाएं हैं, तो प्रकट करने का तरीका लगभग वही होता है। हाँ, थोड़ा बहुत समय के हिसाब से अगर हम कहें तो हो सकता है थोड़ा अजीब लगे आज की तारीख में, लेकिन फिर भी जब परिवार की बात आती है तो हमें लगता है कि हमने शायद उसको व्यक्त करना कम कर दिया, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन है ना कहीं वो हमें वही है। अगर हम भी उस तरह से सीखें और हम देखें, तो कई बार हम परिवार में जो पहले के जो संरचना थी परिवार की, जिसमें हम सारी चीजें नहीं भी बोलते थे, बहुत से बड़ों से हम थोड़ा सा अलग होकर रहते थे, ऐसा सोचते थे, उनकी इज्जत करते थे, परंपरा थी कि हम नहीं बात करते थे। जी। लेकिन फिर भी हम बहुत सी बातें उन्हें बता देते थे, जो अब नहीं बता पाते, और अब जो नहीं बोलने की चीजें वो कई बार हम बोल जाते हैं, और जो नहीं बोलने हैं वो सब, और जो बोलना चाहिए वो सब नहीं बोलते हैं हम। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात तुमने नेहा कही, और ये वाकई इस समय हमें सोचने की भी जरूरत है कि हम पहले कहते थे कि बहुत कम बच्चे बोलते हैं, लेकिन फिर भी शायद आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, हम एक दूसरे से संवाद बहुत अच्छा होता था, जितना होता था हमें लगता था सार्थक होता था। आज हम शायद बहुत सारी अल्लम गल्लम बातें कर लेते हैं और काम की बातें रह जाती हैं। तो जरूरी बातें हम अपने अंदर ही अंदर घोंट कर रखते हैं, और फिर इसकी वजह से हम कई सारी परेशानियों में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि अपने जो है वो हमें बचपन से जानते, तो वो हमें समझते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये भी समझते हैं कि हम कब परेशान है, कब खुश हैं, और हमारी इस परेशानी का हल क्या है खास तौर से, क्योंकि हल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन खास तौर से आपकी परिस्थिति, आपकी मनः स्थिति के हिसाब से क्या सही है, ये हमारे परिवार वाले समझते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि डॉक्टर, जो आपका परिवार का डॉक्टर होता है, पारिवारिक जो हमारे चिकित्सक होते हैं, वो हमें जानते हैं कि हमारे शरीर की संरचना क्या है, उस पर कौन सी दवा सूट करेगी, और कुछ इसी तरीके की चीज है ना। हाँ, वो बचपन से ही जानते हैं, तो कई बार तो वो बिना दवाई के भेज भी देते हैं, कहते कि तुम्हें तो दवाई चाहिए नहीं, तुम्हारा रोज का है, तुम घर जाओ। नेहा की शैतानी सामने आ गई, क्योंकि कई बार इन्होंने झूठ मूठ बीमार होने का बहाना बनाया और डॉक्टर साहब समझ जाते थे। तो पारिवारिक डॉक्टर होने के कुछ नुकसान भी है बच्चों को, खासकर जब वो बहाना बनाना चाहे तो उन्हें
तुरंत पहचान लेते हैं वो कि ये तो बहाना बना रहे हैं, नहीं भेज दीजिए। तो अब तो फोन पे ही बता देते हैं कि ये बहाना है तो आइए ही मत, इतना पास आने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके की कहानियां तो हैं मजेदार कहानियों का, ये भी बहुत अच्छा विषय है, इस तरीके की बातें और पीढ़ी का अंतराल। लेकिन फिर हम जो बात कर रहे थे शरद बाबू की, तो एक आध गाना तो उनकी कहानी में इसी तरह की कुछ अच्छी चीजें मिलती है, तो गाना तो सुनाएंगे। बहुत अच्छी चीजें और देवदास की बात कर रहे हैं तो उसका गीत तो सुनवाएंगे। तो हम आ भी गए हैं, हम अपनी सखियों से मिल भी लिए हैं और अब हमें लगता है कि यतिन गमे जी जो बात हमें बताना चाहते हैं वो सुन ली जाए। बिल्कुल। नमस्कार सखियों, आइए सुनते हैं महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश यतिन गमे से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का तीसरा भाग। सखियों, कानून बहुत सारे बने हैं जो हमारी सहायता करते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं और सरकार और प्रशासन पूरी तरह से चाहता है, या यूं कहें कि भारत के संविधान से ही हमें मूलभूत अधिकार मिले हुए हैं। हम इनका कैसे लाभ उठाएं, कैसे इसका पालन करें और बहुत सारी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई। उसके लिए और क्या क्या चल रहा है,
राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण इसका निर्माण किया गया और वहीं ये 4 स्तर पर काम करता है, राज्य स्तर, फिर जिला स्तर और फिर तहसील स्तर पर, यानी कि ग्रास रूट लेवल पर बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई हमारी जो सखियां हैं उन्हें भी इस तरीके की मदद मिल सके। इस बारे में और विस्तार से जानकारी के लिए आज हम फिर से बात कर रहे हैं न्यायाधीश यतिन गमे जी से। यतिन जी, कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्ते। धन्यवाद। ये एक्ट के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन ये है जी, जो जब ये 2005 में ये महिलाओं के कौटुंबिक अत्याचार के जो शिकार है उनके राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी की पोस्ट निर्माण की गई है, जहाँ पे कैसा रहता है हर एक विभाग में, हर एक एरिया में, हर एक डिवीजन में, हर एक सेशन में आपको ये प्रोटेक्शन ऑफिसर मिलेगा। अच्छा। तो उसका काम क्या रहता है, अगर किसी का भी किसी तरह से कोई कंप्लेंट आता है जी, कोई किसी के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से या पीड़ित डायरेक्टली अप्रोच हो जाए, कोई इंडिविजुअल वॉलंटियर एसोसिएशन आ जाए, इंडिविजुअल पर्सन आ जाए, तो उसका काम क्या रहता है, वो संरक्षण अधिकारी का, वो इमीडिएटली वो वहां पे पीड़ित के पास अप्रोच होना। अच्छा। तो पीड़ित के पास जाना, वहां पे जाने के बाद वो फैमिली का जो भी सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड है उसकी इंक्वायरी करना, उसके बाद में वो पीड़ित को इमीडिएटली क्या हेल्प चाहिए, जैसे कि मैंने बताया किसी परिस्थिति में अगर उसके ऊपर कोई शारीरिक अत्याचार हुआ है तो इमीडिएटली मेडिकल एड की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। तो वहां पे ये संरक्षण अधिकारी का ये दायित्व है कि इमीडिएटली उस पीड़ित को किसी सरकारी अस्पताल या निम शासकीय अस्पताल में लेके वहां पे जाने का और वहां पे इमीडिएटली मेडिकल एड प्रोवाइड करने का इलाज करना। ये बात है कि किसी महिलाओं को घर से निकाल दिया गया तो उस परिस्थिति में वहां पे उसको इमीडिएटली शेल्टर की जरूरत पड़ती है। तो उस परिस्थिति में ये संरक्षण अधिकारी का ये दायित्व है कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट की या कोई एनजीओ की कोई शेल्टर होम है, रिकॉग्नाइज शेल्टर होम है, वहां पे उस परिस्थिति में उस महिला को इमीडिएटली शेल्टर प्रोवाइड करना। अगर परिस्थिति ऐसी है तो वो मेंटल ट्रॉमा में है तो इमीडिएटली जो गवर्नमेंट काउंसलर है या विधि सेवा प्राधिकरण के पास जो काउंसलर है उनके पास अप्रोच होना, उस परिस्थिति से इमीडिएटली वो काउंसलर के मदद से उसको वो इमीडिएट एड प्रोवाइड किया जा सकता है। तो मुझे बताने का संक्षिप्त में यही तात्पर्य है कि संरक्षण अधिकारी की पोस्ट गवर्नमेंट में हर एक गांव में, हर एक एरिया में एस्टेब्लिश की है। मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपको इस संरक्षण अधिकारी के बारे में अगर आपको मालूमात चाहिए तो आपके पास पुलिस स्टेशन है, अगर आप वहां पे पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और वहां पे संरक्षण अधिकारी कौन है उसके बारे में अगर मालूमात करते हैं तो आपका उसको नंबर मिल जाएगा। ये नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो इमीडिएटली आप इस नंबर पे अगर कांटेक्ट करते हैं तो वहां पे प्रोटेक्शन ऑफिसर इमीडिएटली आपके घर पे आएगा और आपको ये पूरे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है संरक्षण अधिकारी की जो आपने बात बताई कि किस तरह से जब हम उनसे संपर्क स्थापित करते हैं, जरूरतमंद जब जाते हैं तो अगर उन्हें जरूरत है तो संरक्षण गृह में उन्हें ले जाया जाता है। अगर उन्हें जैसे घर से निकाल दिया गया है तो आप जो सरकारी संरक्षण गृह है वहां ले जाते हैं, चिकित्सा संबंधी मदद करते हैं, वहीं जरूरत पड़े तो सलाह दिलवाते हैं और जरूरत पड़े तो पुलिस की भी मदद लेकर किसी तरह से उसको किसी न किसी रूप में उसकी मदद की जाती है, उसका बचाव किया जाता है। पूरी तरह से ये कोशिश की जाती है कि वो तुरंत जिस चीज से परेशान है वो उससे उसे मुक्ति मिले, परेशानी उसकी खत्म हो या कम तो हो ही जाए। इस तरह से ये काम करता है। लेकिन हमारी जो सखियों की अगर हम बात करें, अगर आती है दिक्कत तो आपने जैसा बताया कि हमको यही समझ में आ रहा है कि जो आपके नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां जाए, वहां से संरक्षण अधिकारी का नंबर मिलेगा और वहां संपर्क किया जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहती हैं तो कभी कभी कुछ संस्थाएं हैं, स्वैच्छिक संस्थाएं हैं और जो मदद करती हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो आपकी मदद कर सकती हैं। बहुत सारी संस्था हैं जो वुमेन एम्पावर के लिए काम करते हैं, उनके भी मदद ले सकते हैं। ये सभी लोगों के पास, ये सभी शासकीय यंत्रणा के पास ये संरक्षण अधिकारी का नंबर आपको मिलेगा। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि सखियों को अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर जरूर संपर्क स्थापित करेंगी और जो भी सरकार चाहती है कि आप सुरक्षित रहें, खुश रहें और जो आपकी मूलभूत आपको अधिकार मिले हैं उनका पूरा आप आनंद उठाएं, तो हमें उम्मीद है कि ये सब आप जरूर करेंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके बाद भी हमारी बहुत सारी जो बहनें हैं वो परेशान हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए बहनों को खुद? मुझे लगता है कि सरकार ने ये 2005 में बहुत अच्छी तरह से कानून बनाया है
उसके बेसिस के ऊपर ये विधि सेवा प्राधिकरण का भी जन्म हुआ है जी। पुलिस यंत्रणा है, संरक्षण अधिकारी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलेंटियर एसोसिएशन है, तो ये पूरा टीम सेटअप किया है जी। तो मुझे लगता है वो बात अलग थी जब किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता था और वो उसको किसी पुलिस स्टेशन पे जाने की जरूरत पड़ती थी, किसी विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जाने की जरूरत पड़ती थी, न्यायालय के जाने की जरूरत पड़ती थी। अभी परिस्थिति ये है कि ये अगर ये नंबर के ऊपर से अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो इमीडिएटली आपके पास आ जाएंगे। जैसे कि हमारा कंसेप्ट है, हमारा ये मोटो है कि जस्टिस एट डोर, जो कंसेप्ट है न्याय आपके घर दरवाजे आपके घर के द्वार में, आपके दरवाजे पे आके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसी माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हर एक पीड़ित को ये समझना, ये मतलब उन्होंने अपना मनोबल बढ़ाना चाहिए कि इस परिस्थिति में ये पूरी शासकीय यंत्रणा विधि सेवा प्राधिकरण आपके पास है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे पुलिस को अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 103 ये नंबर है, ये स्पेशल महिलाओं के लिए है। अच्छा। अगर एक आप 103 ये नंबर डायल करते हैं तो आपको वहां पे इमीडिएटली महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए वहां पे पुलिस आ जाएगा। ये जो नंबर है 103 ये टोल फ्री नंबर है पुलिस के लिए, और अगर इसके भी ऊपर एंगेज आता है तो 100 ये पुलिस का नंबर है। ये दो नंबर मुझे लगता है हर एक महिला ने अपने मोबाइल में फीड करना चाहिए, अपने दिमाग में भी उसको रिमेम्बर करना चाहिए। 103 या 100 ये इमीडिएटली आपको ये इस परिस्थिति में पुलिस का प्रोटेक्शन मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 100 नंबर तो हमें पहले भी पता था, लेकिन हाँ 103 जो है 103 जो आप बता रहे हैं वो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर है। अगर ये व्यस्त आता है तो आप 100 जरूर मिलाएं। और जैसा कि न्यायाधीश यतिन गमे जी बता रहे हैं कि न्याय आपके द्वार, तो हमारे द्वार पर है और बस जरूरत है कि आप सबल बने और अपना मनोबल ऊंचा रखें। सरकार आपके साथ है, न्यायपालिका आपके साथ है, प्राधिकरण आपके साथ है और अब तो आपके दरवाजे पर आकर मदद करने को तैयार है। यतिन गमे जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जाने से पहले मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर। ये कैसा है, अभी विधि सेवा प्राधिकरण का जो काम है जहाँ पे एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए, उसमें सबसे प्रायोरिटी में, सबसे तत्परता में महिलाओं के अधिकार प्रोटेक्शन के लिए विधि सेवा प्राधिकरण काम कर रहा है। मुझे लगता है ये विधि सेवा प्राधिकरण का जो दायित्व है ये अभी एक मिशन हो चुकी है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस मिशन में हर एक आदमी औरत ने सहभाग इन्वॉल्व होना चाहिए। जिस परिस्थिति में अगर सब लोग आते हैं, एक मुट्ठी के अंदर काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता जो सखी है, जो बहनें हैं, जो महिला है, जिनके ऊपर घर पे अत्याचार होगा या समाज में अत्याचार होगा, मुझे लगता है यह सब शासकीय यंत्रणा अगर कलेक्टिवली वर्क करे, जो हम कह सकते हैं कि महिलाओं का जो हमारे संविधान में उनका मूलभूत अधिकार प्रोटेक्शन का जो दायित्व दिया है, मुझे लगता है अगर सभी गवर्नमेंट स्टेक होल्डर काम करते हैं तो हम जो महिला है हर एक का राइट अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात है। ये तो आप कर रहे हैं काम और प्राधिकरण कर रहा है काम, आप मिलके करेंगे भी, लेकिन जब सखियां और हमारी जो बहनें हैं वो उसका प्रयोग करेंगी, उसका लाभ उठाएंगी, उसको इस्तेमाल करेंगी, तब इसमें जो और भी कह सकते हैं कि परिवर्तन की ज़रूरत है या कुछ बदलाव की ज़रूरत है, वो भी समझ में आएगी कि और इसमें क्या होना चाहिए हमें लगता है। तो इसका अधिक से अधिक आप इस्तेमाल करें सखियों। और यतिन गमे जी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। सखिया सुन रही थी महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश यतिन गमे से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। तो रेणु जी, यतिन गमे जी ने बहुत ही अच्छी बात हमें बताई है, जानकारी बहुत सारी मिली है, लेकिन कुछ नंबर इसमें कहे गए। उन नंबरों के बारे में एक बार फिर से हम अपनी सखियों को बता देते हैं। ये तो राज्य विधि प्राधिकरण के आप न्यायाधीश है यतिन गमे जी, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय विधि प्राधिकरण है उसका जो टोल फ्री नंबर है वो है 1510 यानी 15100। वहीं लैंडलाइन नंबर है 01123382778 और ईमेल आईडी भी है। जी, ईमेल आईडी है nalsa-dla या कह सकते हैं NALSA-DLA
NIC.in। और महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर है 1800-222324। तो हमें उम्मीद है कि जैसा कि हमने कहा कार्यक्रम में कि सखियां इसका प्रयोग जरूर करेंगी। बिल्कुल, जब भी जरूरत हो तो वो प्रयोग करेंगी। और जब जरूरत पड़ती है गीत संगीत की तो हम गीत संगीत सुनवा देते हैं। लेकिन हमारी एक सखी ने जैसे कहा था ना नेहा, हम लोग गेस कर रहे थे कौन सीढ़ी पर बैठा है, कौन कहाँ पर है। तो हमारी एक सखी जो है वो रसोई घर समेट रही थी जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की। तो समेटा समेटी हमें लगता है वो हो गया होगा। और तो अब आराम से वो गीत सुन सकती हैं बैठकर। जरूर। तो हमारी मजाल तो क्या है, लेकिन हमने सखियों के जो काम वो कर रहे होंगे वो गेस तो किया और हमारी कल्पना कहीं कहीं सच भी हो गई। सच हो गई। लेकिन बहुत सारे लोगों ने और खास तौर से हमारी जो धरती है भारत माता, इसने ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने कि विश्व में लोगों को चौंका दिया। और खास तौर से अगर ये सोचे कि टेक्नोलॉजी की बात हो या अभियंता की बात हो, जैसे कि आज हम विश्व अभियंता दिवस है ना, यानी कि इंजीनियर्स डे है आज, और हम ये मना रहे हैं। किस लिए मनाते हैं ये बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के विश्वकर्मा और महान अभियंता डॉक्टर विश्वेश्वरैया
के जन्म के दिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इनका जन्म कर्नाटक के कोलार जिले में चिकबल्लापुर गांव में 15 सितंबर आज ही के दिन 1861 को हुआ था और 1955 में भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया उन्हें। वहीं किंग जॉर्ज पंचम ने ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के नाइट कमांडर से भी उन्हें नवाजा। बिल्कुल, मोक्षगुंडम उनका नाम है। मोक्षगुंडम के नाम कई उपलब्धियां उनके नाम पे रही हैं। उन्होंने कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर सैंडल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, महारानी कॉलेज, बैंक ऑफ मैसूर का निर्माण, ये सब कुछ उन्होंने किया है। ये उपलब्धियां हैं उनकी जो हम सभी जानते हैं। और इन्होंने भारत की एक बहुत बड़ी चीनी मिल स्थापित करने के अलावा भी कई बड़े निर्माण कराए हैं। 1912 में इन्हें मैसूर के राजा ने अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया था। हाँ, और शिक्षा के क्षेत्र में इस कदर काम किया कि उस समय जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो स्कूलों की संख्या 4500 थी, यानी 4500 थी, लेकिन वहीं उन्होंने जिस तरह से काम किया 10,500 तक पहुंच गई। बिल्कुल, मतलब तो शिक्षा के लिए जो होना चाहिए, जो जरूरत है जी। उसके महत्व को समझा और एक जिजीविषा होती है काम करने की, वो जो किया वो बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ जैसे कि अगर हम बात करें कि उनका जो सिद्धांत है कहाँ वो पहुंचे इस जगह तक, तो हर इंसान का एक वो होता है, खास तौर से उनके जो मूल मंत्र कह सकते हैं, उनका यही था कि पहले सोचो, योजना बनाओ, फिर खूबियों और खामियों को समझने के बाद काम शुरू करो। ये कितनी अच्छी बात है कि हमने पहले, क्योंकि एक मतलब नीचे के स्तर से काम कीजिए, नींव मजबूत कीजिए, आपकी सोच अच्छी होगी और आप उसके बाद उस काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे। जी हाँ, तभी तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की वो इतिहास में अमर तो हैं ही, और आज के दिन हम इसीलिए इंजीनियर्स डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और बहुत सारे उन्होंने कीर्तिमान तो रचे ही, उन्होंने अंग्रेजों को भी अपनी इस काबिलियत का भी लोहा मनवा दिया। तो ये वाला जो किस्सा है वो मेरा बहुत ही कह सकते हैं कि मनपसंद है। हाँ, तो ये तो आप अगर इजाजत दें तो मैं ही बता दूं। नहीं, हमारी सखियां भी कह रही हैं कि नेहा ही बताएंगी। अरे वाह, शुक्रिया सखियों को और शुक्रिया रेणु जी को। तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी जो हैं, उनका ये किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। वो रात में एक ट्रेन में सफर कर रहे थे और अचानक से, उस वक्त वो जमाना ऐसा था कि ट्रेन में चेन खींचना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। जी, अपराध तो अभी भी है, लेकिन हाँ, पहले अपराध ज्यादा गंभीर होते थे और उनका दंड भी तुरंत मिलता था, शायद इसलिए गंभीर था। हाँ जी। तो वो रात में अचानक से उठे, सब सो रहे थे और वो रात में अचानक से उठे और उन्होंने ट्रेन की चेन खींच दी। ट्रेन रुक गई और जब पता लगाने के लिए आए कि भाई किसने चेन खींची है, तो उनका पता चला और उन्हें उनसे सब सवाल किए कि भाई आपने ट्रेन की चेन क्यों खींची, ट्रेन क्यों रोक दिया, तो कोई मजाक तो है नहीं। तब उन्होंने कहा कि थोड़ा आगे जाकर अगर आप देखेंगे तो ट्रैक जो है उसमें एक कहीं पर एक क्रैक है। हाँ, तो अगर बदल रही है ट्रेन, तो उनको समझ में आ गया। तो सबने कहा कि नींद से थे, है ना? जी। तो सबको ऐसा लगा कि इस बच्चे को, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र काफी ट्रेन चालक है, उन्हें भी नहीं पता चला। तब इन्होंने कहा कि जब हम सो रहे थे तो एक खास तरीके की आवाज आती है पटरी की, ट्रेन से, लेकिन अचानक से पटरी में वो आवाज बदल गई थी और उस ध्वनि से वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। और केवल यही नहीं समझा कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है ये भी पहचान लिया और एकदम समय पर उन्होंने दुर्घटना होने से बचा भी लिया। हाँ, ये एक बात भी है कि अगर हमें पता भी चलता है तो हम कभी कभी इन सारी चीजों को अनदेखा भी कर देते हैं, लेकिन ये चौकन्ना रहना और इतना सतर्क रहना और इतनी संवेदनशील कह सकते थे कि उन्हें समझ में आ गया था। और बहुत लंबी आयु रही उनकी और 100 वर्ष से अधिक जिए। और एक बड़ी मजेदार बात भी उसमें वो कहते थे कि आपकी आयु कैसे इतनी लंबी है हुई, तो कहते थे हाँ, यमदूत हमारे घर आते हैं, हम कह देते हैं कि विश्वेश्वरैया नहीं है और वो वापस चले जाते हैं क्योंकि मुझे नहीं जाना है। तो अक्सर वो यही कहते थे कि मेरी लंबी आयु का जो है ना राज यही है। तो ये बड़ी मजेदार बात है कि ये कह सकते हैं कि वो बहुत खुश मिजाज भी थे। तो इस तरह से हम बहुत सारी उपलब्धियों के लिए किस तरह का श्रम, और ऐसा नहीं है बहुत जल्दी ही उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया था, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, पहले
प्राइमरी शिक्षा उन्होंने गांव में हासिल की, फिर बाद में उन्हें बैंगलोर जाना पड़ा और बैंगलोर जाने के लिए धन का अभाव था। तो इस तरीके से संघर्ष करके जब कोई आगे बढ़ता है तो वाकई मन करता है कि उनकी कहानी बार बार बताई जाए। बिल्कुल। पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर हो हम सफर तेरा मेरा अपना। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर हो हम सफर तेरा मेरा अपना। सुना तेरे बिना ख्वाबों का ये मकान, आ भी जाओ आओ ना। पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। तुझसे सनम तू ही दिल का कहना, ख्वाबों की राहों पर खुशियों का कारवां, आ भी जाओ आओ ना। पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ। और हमारी ट्रेन भी ऐसे लग रहा है कि आग पहुंची है कहीं तो। चलो अच्छी बात यह है कि हमें
चेन खींचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गंतव्य पर पहुंच गई है। और हम आज विश्व लोकतंत्र दिवस भी है, और अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा गणराज्य भारतवर्ष है जी। और लोकतंत्र की परंपरा हमारे यहाँ शुरू से है। जैसे ही हम आजाद हुए तो हमने यही परंपरा पद्धति अपनाई, है ना। और ये हमें ऐसा लगता है कि लोगों के द्वारा बनी हुई है, तो हमें ये एक दूसरे का ख्याल रखना भी हमें आता है अच्छी तरह से, इसीलिए क्योंकि जो चीजें भी हो रही हैं वो लोगों के को ध्यान में रखकर हो रही हैं। यहाँ पर हमें पूरी आज़ादी है, यानी कि जैसा कि लोकतंत्र की परिभाषा की अगर हम बात करें तो जनता के लिए, जनता द्वारा ही शासन होता है इसमें। तो इसमें एक तरीके की आपको आज़ादी है कि अगर आप किसी से परेशान है तो 5 वर्ष बाद आप, सब जगह की अलग अलग पद्धति होती है, हमारे पास ये है कि हम 5 वर्ष बाद उस व्यक्ति को सत्ता विहीन कर सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, या यूं कहें कि हमारे पास पूरी चाबी है। हाँ, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही हमारी तरफ से वो रहते हैं, और हमारी वो एक कह सकते हैं जनता के सेवक हैं। बिल्कुल, जनता के सेवक तो हैं ही, लेकिन जब और जो पद्धतियां हैं शासन की, जो तंत्र और हैं, उसमें बहुत तरीके की खामियां भी हैं। खामियां इसमें भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से कहा जाए तो हमारे लिए, और हम चुनकर भेजते हैं तो बहुत हद तक हम इतनी समझदारी तो होती है। लेकिन अगर लोकतंत्र की बात करें नेहा, तो हमें लगता है कि इसमें हम जनता का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, शिक्षित अगर हम होंगे तो हम अच्छी तरह से चुनाव कर पाएंगे कि हमें किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, और चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और हमें पता चलेगा कि हमारा जो एक मत है वो कितना कीमती है, और कितना हम उसका, किस तरह से हम उसका उपयोग करके पूरी चीजों को बदल सकते हैं, और देश की उन्नति किस दिशा में हो सकती है, उन्नति के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो लोकतंत्र हमारा मजबूत रहे, और एक ऐसी व्यवस्था है, इसके बारे में सजग होने के लिए हम सजग रहें, इसलिए ये विश्व लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो कुछ चीजें जो हैं वो इसीलिए होती हैं कि हमें बहुत सारी जानकारी नहीं होती है, तो ये जानकारी बढ़ाने के लिए और उसको और मजबूत करने के लिए, और जो उसकी अच्छाइयां हैं उनको और आगे तक ले जाने के लिए हम इन दिवस को मनाते हैं। बिल्कुल। और इस दिवस की तो हमने बात की ही, चर्चा की है, और शिक्षित होने की जो आपने बात की है, तो कई अलग अलग ये बताएंगे कि शिक्षित होने के बाद क्या करना है, कौन सी नौकरी करनी है, या हम कौन से रोजगार कर सकते हैं। हमारी सखियों को इंतजार रहता है ना कि उनको पता चले कि वो किस तरह, कौन से करियर को चुन सकती हैं, किस ओर जा सकती है। तो आज हमने ये सोचा है कि उन्हें बताएं कि वो सलाहकार किस तरह से बन सकती हैं। जैसे कि हम लोग सलाहकार हैं इस तरह के नहीं, लेकिन हाँ, व्यावसायिक तौर पर बहुत यूं कह सकते हैं कि कुशलता के साथ एक सलाहकार एक पद होता है, और बहुत सारी कंपनियों में होता है, बहुत सारे कार्यालयों में भी होता है ये पद। तो वो बस ऐसा सोच सकते हैं, हमें लगता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी सलाह लोगों के काम आती है, या आप लोगों की मदद करने वाले कोई काम करना चाहते हैं जिससे आपको आमदनी भी हो, तो आपको एक सलाहकार या काउंसलर का जो पद है वो आप चुन सकते हैं। और इसमें खुद स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ एक बात और है कि बात को आप दूसरे को किस तरह से स्पष्ट तरीके से बता सकती हैं, समझा सकती हैं, वो क्षमता बिल्कुल अलग तरह की होती है। क्या वो आप में है? अगर आपको लगता है तो आप इस पद के लिए सही उम्मीदवार हैं, उपयुक्त है। और इसके लिए योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता स्नातक की डिग्री के बाद एक डिप्लोमा कोर्स की तरह से काम कर ले सकते हैं आप। तो स्नातक की डिग्री आपकी हो, उसमें आपको 50% से ज्यादा या 50% तक के अंक होने जरूरी हैं। उसी तरह से अगर आपने मास्टर्स कर लिया है लेकिन आपको 45% या उससे कम अंक मिले तो भी आप स्नातक डिग्री का इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी कि स्नातक में न्यूनतम 50% होना आवश्यक है, और इसके बाद आप आजाद हैं। मतलब आप थोड़ा सा समझ के पढ़ाई करके और उसका स्पेशल कोर्स करके आप इस दिशा में जा सकती हैं। इसके साथ साथ एक बात और है, कहीं कार्यालय में आप नौकरी करने के साथ साथ या अलावा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या आप चाहती हैं, आप बहुत अच्छी हैं, अच्छे हैं या अच्छी हैं, तो आप अपना स्वतंत्र रूप से एक कार्यालय भी खोल सकते हैं जहां पर आप लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें लगता है कि इसमें अगर आपने मनोविज्ञान पढ़ा है तो आपको बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि आप फिर किसी की मानसिक स्थिति को समझ सकती हैं। तो अगर आप किसी की मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं तो फिर उस तरह से आप सलाह उन्हें देते हैं तो वो उन तक अच्छी तरह से पहुंचता है, उनके लिए उपयुक्त भी हो सकती है वो सलाह। जैसे हम लोगों ने कहा ना कि परिवार के लोग कैसे सलाह देते हैं, क्योंकि वो हमारी मानसिक स्थिति समझते हैं। तो मनोविज्ञान पढ़कर हम सामने वाले की
कम समय में भी मनःस्थिति समझ सकते हैं और उसके अनुरूप उनसे बात कर सकते हैं और उसको किस तरह से हमें संभालना है ये भी मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है। तो कुछ इस तरीके की चीजें पढ़कर हम वो क्षमता हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और इसके लिए कह सकते हैं, अगर आपने स्नातक डिग्री ली है और 2 साल तक आपको शिक्षा, मतलब आप शिक्षक के पद पर रह चुके हैं या आप किसी सलाहकार के तौर पर रह सकते हैं, स्थायी या अस्थायी तौर पर किसी सरकारी संस्थान में या गैर सरकारी संस्थान में, तो भी आप ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। अच्छा जी, वाह। और वैसे भी शिक्षक की अगर हम बात करें तो जाहिर है कि शिक्षक जो होता है वो भी एक समझाने का ही कार्य करता है। पढ़ाना भी एक अपने आप में सलाह देना जैसा ही है, यानी कि हम किस तरह से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। ये एक जो हुनर है, कला है, वो शिक्षक के पास भी होती है। तो सलाहकार बनने के लिए ये योग्यता भी या ये जो हमारी क्या कह सकते हैं अनुभव काम आता है। और वो कहते हैं ना, शिक्षक जो होता है वो पूरी कक्षा में सारे विद्यार्थी बैठे होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये इसका व्यवहार कुछ बदल गया है, तो उस पे फिर वो अलग से बुलाकर बातें करते हैं। पटरी से उतरने वाली है और किस पटरी पर जाने वाली है, ये शिक्षक बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बल्कि हमें लगता है कभी कभी माता पिता भी नहीं समझ पाते, लेकिन शिक्षक समझ जाते हैं कि ये बच्चा किस पटरी पर जाने वाला है। तो अगर आप करियर, मतलब सलाहकार के तौर पर करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो कोर्स है वो 1 साल से 3 साल तक का हो सकता है, अलग अलग विषयों के हिसाब से। आप अगर करियर काउंसलर बनना चाहते हैं या मतलब लोगों को आप ये बताना चाहते हैं कि उनके लिए कौन सा करियर उपयुक्त है, कौन से व्यवसाय में वो जाएं, उनका चयन किस तरह से करें, उनकी क्षमताओं को पहचानना। जैसे कि अगर सामने कोई आ गया कि आपकी क्या क्षमता है, आप किस दिशा में जा सकती हैं, अपना करियर बना सकती हैं, इस तरीके के भी सलाहकार होते हैं। और बहुत अच्छी मतलब संस्थाएं चल रही हैं इस तरह से, जो ये बताती हैं कि आपका बच्चा या आप खुद किस व्यवसाय में जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। एक ये इसके अलावा पारिवारिक जो परेशानियां होती हैं उसके लिए भी काउंसलिंग होती है, महिलाओं की काउंसलिंग होती है, शोषण से ग्रस्त हो जाते हैं कोई व्यक्ति तो उनकी काउंसलिंग होती है, कुछ अवसाद में चले जाते हैं वो भी एक तरह से चिकित्सा के ही रूप में है, लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत अगर हल्के स्तर पर है आपका अवसाद, तो सलाहकार अगर से आप मिलते हैं तो आपकी कई बार ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मनोचिकित्सक से मिलने से पहले काउंसलर के पास भेजा जाता है कि हो सकता है कि बातचीत से ही सारा हल निकल जाए। तो इस काम के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। बच्चों की काउंसलिंग होती है तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा विषय चुनते हैं, तो उसी के अनुरूप आपको समय लगता है। हाँ, क्योंकि अलग अलग दिशा में होती है। कुछ बच्चों को, जैसे कि कुछ बच्चों को क्या, किसी को भी नशे की आदत लग जाती है, उसके लिए भी सलाहकार होते हैं। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, पारिवारिक समस्या जैसे तुमने कहा वो है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें। और इस दिशा में हमें लगता है कि और ज्यादा आवश्यकता बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं शायद परिवार में हम संयुक्त परिवार खो रहे हैं, तो हमें इस तरह से सलाहकार की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक अपने आप में व्यवसाय है और इसका चयन आसानी से किया जा सकता है। बिल्कुल। और सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में इस तरह का एक पद होता ही है जिसमें जाकर लोग अपनी बातें कर सकते हैं। और अलग अलग संस्थानों की वेबसाइट पे इससे संबंधित, इस विषय से संबंधित जानकारियां होती हैं कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और आमतौर पर इसमें एक आवेदन के वक्त ही एक छोटा सा टेस्ट सा लिया जाता है, तो उसे वो आपको चुनते हैं कि आप उस पद के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं। और क्योंकि जिस कार्यालय में जाना है उस कार्यालय की क्या अपनी जरूरतें हैं, उसके अनुरूप आपका चयन वो करते हैं, उसी के हिसाब से प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। वहीं बहुत सारे विषय तो हमने कहे कि कहाँ कहाँ सलाहकार की जरूरत पड़ती है, लेकिन कार्यालय में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनके लिए भी सलाहकार की आवश्यकता पड़ती है कि कार्यालय में किस तरह से लोगों से बातचीत की जाए, आपस में कर्मचारियों का जो आपसी जो संबंध है उसे किस तरह से अच्छा रखा जाए ताकि कार्यालय का काम अच्छी तरह से चले। तो इन सारी चीजों के लिए काउंसलर की आवश्यकता होती है। तो आप भी इससे संबंधित अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संबंधित संस्थानों में जाकर उनकी वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं और उसके बाद वो मेल के जरिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी जो शुरुआती आवेदन होता है इसमें पैसे नहीं लगते हैं। शुरुआत में आप जाकर आवेदन भर सकते हैं और जो टेस्ट दे सकते हैं, पास होने के बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं अगर आपको वो कोर्स करना है तो। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात है कि अक्सर मैंने कई बार देखा है नेहा कि इस तरह के जब सलाहकार होते हैं तो उनके कमरे में, कक्ष में, खासतौर से जब तनाव वाली जगह पे बात होती है तो वहाँ पे हल्का हल्का संगीत भी बजता रहता है, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी बात होती है। और वो सलाहकार कुछ इस तरह से सलाह देते हैं कि वो जब संगीत होता है तो उनकी सलाह में वो और चार चांद लगा देते हैं। और हम आपकी सलाह मानते हुए उस पर अमल कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ इशारा किया था।
दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। तो इस तरह से कह रहे हैं ना कि वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, तो ऐसा हमें लगता है कि सखियों को भी बहुत सारी कई बार परेशानियां होती होंगी या बहुत दुख होते होंगे या बड़ी खुशियां होती होंगी, तो ये सारी चीजें वो हमसे बांट सकती है, हमारी सखियों हमसे बांट सकती हैं फेसबुक पेज के जरिए हमें बता सकती हैं और बहुत सारी सखियां बताती भी हैं। आज हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने खास तौर से अभियांत्रिकी दिवस की ढेर सारी शुभकामना भेजी, इंजीनियर्स डे की, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने बताया जैसे विश्वेश्वरैया जी के बारे में वो संघर्ष की बातें वो तो है ही, लेकिन घर की अगर हमने बात कही ना कि बच्चे कहाँ कहाँ जाते हैं और हमारे शिक्षक समझते हैं, तो ख़ास तौर से शिक्षक की भी जिम्मेदारी होती है कि बहुत ज़्यादा समय या यूं कहें कि हमारा जो स्वर्णिम अवधि होती है दिन की, उस समय हम बच्चे जो हैं वो शिक्षक के पास होते हैं, तो शिक्षक की जिम्मेदारी तो होती ही है, लेकिन शिक्षक क्या कह रहा है ये अभिभावकों को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जो भी हमारे अध्यापक बच्चों के अध्यापक कह रहे हैं तो बस शिकायत ही लेकर आ रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक है। क्लास में 40 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, तो वो तो नाराज़ होंगे ही, चिड़चिड़ाते ही रहेंगे, ऐसा मानकर अभिभावक खास तौर से उनकी बातों को एक सिरे से खारिज कर देते हैं। बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है कि अभिभावक जाते हैं शिक्षकों के पास शिकायतें लेकर कि हमारे बच्चे को अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया जा रहा है या इस तरह की बहुत सी शिकायतें होती हैं, तो हमें
एक तरह से हम सोच सकते हैं शिक्षकों और अभिभावकों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित होने से बच्चे का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपस में उनके संबंध जो हैं और एक तरह से तालमेल होना चाहिए, संवादहीनता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जैसे हम परिवार में कहते हैं ना कि संवाद होता रहना चाहिए, वैसे ही अभिभावक और शिक्षक का भी आपस में संवाद होना ही चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि शिक्षक अगर कुछ नहीं बताता है तो अभिभावक सोचते हैं सब ठीक चल रहा है, वहीं शिक्षक सोचते हैं कि परिवार वाले पूछे ही नहीं रहे हैं, तो हम उन्हें जरूरत ही नहीं है, तो हम भी कहाँ से ध्यान रखें 40 बच्चों का, 60 बच्चों का, सबका जो आया उसको हमने बता दिया। तो एक बात ये आप सोचिए सखियां कि आप हमारे घर में 1 या 2 बच्चे हैं, हम उनकी देखभाल या उनके बारे में जितना सोचना है वहां वो 60 या 40 या 20 या 30 जितने भी हैं, हमारे पास जितने बच्चे हैं उनसे तो संख्या ज्यादा है। तो थोड़ा सा अगर आप साझा कर लेंगी उनकी इस समस्या को या इस काम को तो कितना अच्छा होगा, है ना। और कई बार तो वो बिल्कुल उनको नाम से जानते हैं बच्चों को, शिक्षक जो होते तो वो इतना जुड़े होते, 40 बच्चों का नाम से जानते, फिर अगली क्लास में जाते हैं वहां के बच्चों को भी नाम से जानते हैं, और कई बार उनके अभिभावकों को भी जानते हैं क्योंकि वो बार बार उनसे मिलते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा में हम सोचते जरूर हैं कि ये बच्चा उनका फेवरेट है, लेकिन असल में ऐसा होता है कि उनके अभिभावकों के साथ लगातार बातचीत होती रहती है, तो उस बच्चे के बारे में उन्हें पता चलता रहता है। जी, संवाद होता रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम इसको कुछ तो आदतें कहेंगे कि बच्चों की कुछ आदतें होती हैं जो अभिभावक बच्चे के जो है वो शिक्षक को बता सकते हैं, उनके अध्यापकों की भाई इसकी ये खास आदत है या ये बहुत संवेदनशील है, इसको अगर आप प्यार से कहेंगे तो बड़े आराम से पढ़ाई कर लेगा, और जरा भी डांटिएगा तो बिल्कुल आउट हो जाएगा। तो अगर ये बता दिया आपने, मान लीजिए है ऐसी बात या कुछ और बात है, तो अगर आपने इसको बता दिया तो फिर उस शिक्षक की जिम्मेदारी भी हो जाती है और शिक्षक कोशिश भी करते हैं कि उसको वैसे ही संभालें उस बच्चे को। और ऐसा लगता है कि बच्चों की जब बात हो रही है तो परिवार में भी बच्चों का एक अलग ही मानसिक तौर तरीके होते हैं उनके कि किसके सामने वो बात करेगा, किसके सामने नहीं करेगा। तो जिनसे भी वो खुलकर बात करते हैं उनके साथ में ही आप भी बात कर सकते हैं। अभिभावकों से मान लीजिए वो बात नहीं करते, अपने बड़े भाई बहनों से ज्यादा अच्छी तरह से खुलकर सारी बातें बता सकते हैं। तो आप ऐसे ना अहम रखें या अपना आपका ये ना दिक्कत हो जाए कि अरे भाई हमसे तो बात ही नहीं करता। भाई जरूरत क्या है आप ये समझिए, जरूरत ये है कि बच्चा अपने मन की बात कह ले। ये चाहे वो ए हो या बी हो या सी, ये जरूरी नहीं है। कहीं से भी आपको उसकी कोई भी बात अच्छी बुरी कुछ गुण अवगुण जिसको भी कहते हैं, आदत पता चलती रहनी चाहिए। कहीं ये मत आप सोचिए कि इसको अपना ईगो मत बनाइए कि अरे उसने पड़ोस में बता दिया हमें नहीं बताया। कोई बात नहीं, आपको पता चला ना। कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी से ज्यादा खुलकर बात कर लेते हैं, उन्हें बता देते हैं कुछ परेशानी हो तो भी उन्हें जल्दी बता देते हैं, बाकियों से नहीं बता, घर में नहीं बता पाते हैं। हाँ तो ठीक है ना, ये तो इसमें खुश होना चाहिए कि हो सकता है आपके पड़ोसी से खुद आपके संबंध इतने अच्छे हों, मधुर हों, इसलिए बच्चा इतना घुला मिला है वहां पर। तो इसमें कुछ भी ऐसा हमें लगता है कि हम बच्चों के भविष्य को लेकर कहीं अपना अहंकार कहीं आड़े तो नहीं आ रहा है, कोई हमारा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई हमारा ईगो तो नहीं टकरा रहा है। तो कम से कम बच्चों के भविष्य के संबंध में अपने ईगो को किनारे रख दें, और ताकि बच्चों की जो जिंदगी रेल है ना वो पटरी पर दौड़ती रहे। और वक्त की रेल इतनी तेज चली गई है कि अब ले लेते हैं सखियों से इजाजत। सखियों नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।